हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बता दिया था और उस वीडियो में मैंने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बता दिया था। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में कुछ टॉपिक बच गया था, जो है ऑक्सीकरण और अपचयन। यानी ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं, क्या होता है ऑक्सीकरण, क्या होता है अपचयन, आज वो जानेंगे। तो पहले देखते हैं कि ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, तो जिसमें ऑक्सीजन जुटता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है, वह अभिक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या? जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुटता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुटता है या हाइड्रोजन बाहर निकलता है, कहता है, वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया के एक और नाम होता है, उसको कहते हैं उपचयन। यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन भी कहते हैं। ठीक है, तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुटता है या हाइड्रोजन बाहर निकलता है, वह अभिक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को एक और प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। क्या? वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, वह कहलाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। फिर से देखिए, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुटता है या हाइड्रोजन बाहर निकलता है। ऑक्सीजन का होता है जुटता है, या हाइड्रोजन बाहर निकलता है, क्या कहलाता है, वह अभिक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। या एक प्रकार से और कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, वो क्या कहलाता है, वह कहलाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखिए, एग्जांपल जैसे Cu+O2, क्या Cu+O2 मिलके क्या बनाएंगे, CuO। ठीक है, Cu+O2 मिलके बनाया CuO। तो अब देखिए कि यहाँ पर Cu था, पहले क्या था Cu, अब बाद में क्या हो गया CuO। तो देखिए ऑक्सीजन आके बाद में जुटा ना, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन जुटे या हाइड्रोजन बाहर निकले। तो देखिए इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है कि नहीं जुट रहा है, इसमें देखिए Cu से O2 से रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्सीजन आके इसमें जुट जाएगा। तो जब ऑक्सीजन जुट गया इसमें, तो यह अभिक्रिया कहलाएगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, और था या हाइड्रोजन बाहर निकले, क्या, या हाइड्रोजन बाहर निकले। जैसे देख लीजिए HCl है, HCl का क्रिया करा देते हैं O2 से। ठीक है, HCl की क्रिया करा दें O2 से, तो HCl की क्रिया जब O2 से कराएंगे तो हमें मिलेगा Cl+H2O। क्या मिलेगा, Cl+H2O। तो देखिए हाइड्रोजन बाहर निकले, तो देखिए पहले हाइड्रोजन Cl के साथ ऐड था,
अब क्या हो गया, हाइड्रोजन Cl के साथ निकल गया, यानी ई अभिक्रिया भी कहलाएगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन जुटे या ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुट सॉरी जिसमें ऑक्सीजन जुटे या हाइड्रोजन बाहर निकले वह अभिक्रिया कहलाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। या एक प्रकार से और कह सकते हो, वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। क्या, वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया समझ में आया। अब बढ़ते हैं अपचयन पर, यानी अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपचयन। अपचयन, अपचयन क्या होता है? देखिए, अपचयन में होता है ना कि इस अभिक्रिया में क्या होती है ना कि हाइड्रोजन जुटता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। क्या होता है, हाइड्रोजन जुटेगा या ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, तो उस अभिक्रिया को कौन कहेंगे हम लोग, अपचयन अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुटे या ऑक्सीजन बाहर निकले वह अभिक्रिया कहलाएगी अपचयन अभिक्रिया। किसे कहेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुटे, हाइड्रोजन जुटता है या ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुटता है या ऑक्सीजन बाहर निकलता है क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया। जैसे एक प्रकार से और इसको कह सकते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण किया जाता है, यानी जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, उस अभिक्रिया को कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होता है, चाहे इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण किया जाता है क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया। फिर सुनिए, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुटता है या ऑक्सीजन बाहर निकलता है क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया। या वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखते हैं इसे एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल जैसे CuO प्लस H2, ठीक है, CuO प्लस H2 का क्रिया कराएंगे तो हम लोगों को मिलेगा Cu प्लस H2O। ठीक है, क्या मिलेगा, Cu प्लस H2O। तो देखिए, यह अभिक्रिया हम लोगों की अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जाकर जुटा है। देखिए, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन जाकर क्या हो गया, ऑक्सीजन के साथ जुट गया। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुट गया तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगा, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, वो अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है, तो इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण भी किया गया है, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण और अपचयन समझ में आया। अब बढ़ते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया की दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ होती है। ठीक है, अगला है दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण की घटनाएं, यानी दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण की कहाँ कहाँ घटनाएं होती हैं। तो देखिए, पहली बात तो लोहे पर जंग लगना, यानी हम लोग
बार बार देखते हैं कि जो लोहा होता है अगर थोड़ी सी भी नमी के संपर्क में आ जाता है ना तो वो धीरे धीरे जंग लगने लगता है उसमें। ठीक है, तो पहली घटना क्या हो गई? पहली घटना हो गई लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना। ठीक है, लोहे पर जंग लगना। अब देखो, अब आती है दूसरी बात, कॉपर धातु का हरा हो जाना। यानी जो कॉपर धातु होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ना वो उसका कलर बदल जाता है। ठीक है, जो कॉपर धातु होता है वो जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है ना तो वो हरे रंग का हो जाता है। ठीक है, तो दूसरी बात हो गई क्या? कॉपर धातु का हरा हो जाना। कॉपर धातु का हरा हो जाना, हरा हो जाना। अब तीसरी बात क्या है? देखिए, तीसरी बात ये है ना कि चांदी का काला पड़ जाना। चांदी का काला पड़ जाना, यानी चांदी का काला पड़ जाना तो हम वो अक्सर देखते हैं कि घर में जो औरतें होती हैं वो चांदी का छागल पहनती हैं। तो जो चांदी का छागल होता है ना वो कुछ दिन में काला पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि वो नमी के संपर्क में आता है, वायु के संपर्क में आता है, तो इसलिए धीरे धीरे वो काला पड़ने लगता है। तो तीसरी बात क्या हो गई कि चांदी का काला पड़ जाना। चांदी का काला पड़ जाना। ठीक है, तीसरी बात क्या हो गई? चांदी का काला पड़ जाना। अब भाई जब ये सब हो रहे हैं तो इनसे बचाव हम क्या कर सकते हैं? यानी लोहे पर जब जंग लग रहा है, कॉपर धातु हरा हो जा रहा है और चांदी काला हो जा रहा है, तो इससे बचाव कैसे कर सकते हैं? देखिए, बचाव सिंपल सी बात है। अगर इसे बचाव करना है ना, क्या करना है? अगर बचाव करना है ना तो सीधे पेंट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? पेंट करने से, पेंट कर कर भी हम बचाव कर सकते हैं। या तो ग्रीस, ग्रीस लगा दीजिए उस पर। ग्रीस लगाने से या तो उस पर कोई अन्य धातु की परत चढ़ाकर, क्या करके उस पर कोई अन्य धातु की परत चढ़ा दें, तब भी उस पर जंग नहीं लगेगा। तो धातु की परत चढ़ाने से, धातु की परत चढ़ाने से। ठीक है, तो जब लोहे पर जंग लगेगा या कॉपर धातु काला हो जाएगा या चांदी कॉपर धातु हरा हो जाएगा या चांदी काला पड़ जाएगा, तो बचाव कैसे करेंगे? या तो कोई अन्य धातु का अन्य धातु की परत चढ़ा देंगे, या तो ग्रीस लगा सकते हैं या पेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए चौथा पॉइंट आता है ना कि वसा, क्या? वसा तेल। ठीक है, वसा तेल युक्त भोजन, युक्त भोजन जब वायु के संपर्क में आता है, जो वायु के संपर्क में आता है तो उसमें दुर्गंध उत्पन्न होने लगता है। उसमें क्या होने लगता है? तो उसमें दुर्गंध उत्पन्न होने लगता है, होने लगता है। तो उसमें क्या होने लगता है? दुर्गंध उत्पन्न होने लगता है। चौथी बात ये है कि जो वसा होता है या जो तेल युक्त पदार्थ होते हैं, जब वो कुछ दिन वायु के संपर्क में रह जाते हैं ना तो उसमें एक दुर्गंध युक्त पदार्थ यानी उसमें एक दुर्गंध आ जाती है जो महकने लगती है। ठीक है, तो वसा तेल युक्त भोजन जब वायु के संपर्क में आने लगते हैं तो क्या हो जाता है? वो ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी वो ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत होकर उसमें दुर्गंध उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो चौथी बात ये हो गई। समझ में आया कि दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण की घटनाएं कैसी कैसी होती हैं? लोहे पर जंग लगना, कॉपर धातु का हरा हो जाना, चांदी का काला पड़ जाना। ऐसे बचाव कैसे कर सकते हैं? पेंट करके, ग्रीस लगाकर, कोई अन्य धातु का क्या करके परत चढ़ाकर। अब देखो चौथी बात ये है ना कि वसा तेल युक्त जो भोजन होते हैं ना वो कुछ दिन जब वायु के संपर्क में रहते हैं ना तो वो अपने से ऑक्सीकृत होकर ना दुर्गंध होने लगते हैं, यानी दुर्गंध उसमें से निकलने लगता है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण की घटना समझ में आई। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, एक बात और ध्यान रख लीजिए कि जो फूड पैकेट होता है, ठीक है, क्या होता है? फूड पैकेट।
यानी फूड पैकेट। जो फूड पैकेट होता है उसमें कौन सी गैस भरी रहती है? उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। फूड पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अब भाई फूड पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? क्योंकि वो तेल युक्त पदार्थ होता है, ठीक है। जैसे चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस जब उसमें डालते हैं ना तो वो आस्कीकृत जल्दी नहीं होता है, ठीक है। इसलिए जो चिप्स का पैकेट होता है वो कई दिनों तक रहने के बावजूद भी उसमें दुर्गंध नहीं आता है, ठीक है। तो जो चिप्स के पैकेट होते हैं, जो फूड पैकेट होते हैं, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? उसमें भरी जाती है नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। ये बहुत बार पेपर में पूछा है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस होती है, तो याद रख लीजिए कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है। अब आते हैं, अगला है 5 हो गया। अब आते हैं छठे नंबर पर। छठा नंबर है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है भाई? किसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया? तो ये बात हमेशा ध्यान रख लीजिए कि जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं वह कहलाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। किसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया? जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है वह अभिक्रिया का कहलाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं? जिसमें, यानी जिस अभिक्रिया में, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं, दोनों क्रियाएं होती हैं वह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। वह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। समझ में आया? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे देखिए, जैसे CuO प्लस H2 मिल के क्या बनाया? मिल के बनाया Cu प्लस H2O। क्या बनाया? Cu प्लस H2O। तो अब देखिए कि इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। अब देखिए जो हाइड्रोजन है ना, देखिए पहले ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन जुटता है या हाइड्रोजन बाहर निकलता है। जिसमें ऑक्सीजन जुटता है या हाइड्रोजन बाहर निकलता है। तो अब देखिए कि जो यह है ना, इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकला है, तो जिसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलता है ना वह क्या कहलाता है? जिसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलता है वह अभिक्रिया कहलाती है अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ अपचयन हो रहा है क्योंकि CuO में से ऑक्सीजन बाहर निकला। तो CuO में से जब ऑक्सीजन बाहर निकला है तो यह अभिक्रिया कहलाएगी अपचयन अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ H2, अब जिसमें ऑक्सीजन जुटता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो भाई देखो H2 में क्या हो गया है? H2 में ऑक्सीजन आके जुट गया है, तो यहाँ H2 में ऑक्सीजन जुटा है ना, तो यह कहलाएगा ऑक्सीकरण, ठीक है। क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण, ठीक है। तो देखिए इसमें ऑक्सीकरण भी हुआ और अपचयन भी हुआ, तो यह अभिक्रिया कहलाएगी क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यानी वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण हो और अपचयन हो दोनों, तो वह कहलाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे देख लीजिए एग्जांपल बताएं, यहाँ CuO था, तो CuO में से ऑक्सीजन निकल गया है, तो वह अभिक्रिया जिसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है उसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया।
अब वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन आकर जुट जाए वह अभिक्रिया कहलाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो देखिए इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहे हैं, इसलिए यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। समझ में आया। अब बढ़ते हैं अगला नंबर। तो अगला है 7 नंबर, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, शोषी अभिक्रिया यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी कोई जान लेते हैं, तो पहले देखते हैं ऊष्माक्षेपी देख लेते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए वह अभिक्रिया जिसे कराने के लिए उसमें से ऊष्मा निकाली जाती है वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसे कराने के लिए उसमें से ऊष्मा निकाली जाती है। ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसे कराने के लिए उसमें से ऊष्मा निकाली जाती है। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसे कराने के लिए उसमें से ऊष्मा निकाली जाती है वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे देखिए C+O2, ठीक है, C+O2 मिलके क्या बना है, CO2 अब प्लस 95 किलो कैलोरी 95 किलो कैलोरी ऊष्मा बाहर निकालेगा। ठीक है, जब कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया कराएंगे तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और निकालेगा 95 किलो कैलोरी ऊष्मा। तो जो ऊष्मा निकालता है ना, तो देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसे कराने के लिए उसमें से ऊष्मा निकाली जाती है। तो देखिए यह अभिक्रिया जब कराए गए हैं हम लोग, तो इस अभिक्रिया को कराने में देखो ऊष्मा निकली है कि ना निकली है। तो जो ऊष्मा निकली है ना, तो ये अभिक्रिया कहलाएगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, अब देखते हैं कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसे कराने के लिए उसमें ऊपर से ऊष्मा दी जाती है। ठीक है, वो अभिक्रिया जिसे कराने के लिए उसमें ऊपर से ऊष्मा दी जाती है वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसे कराने के लिए ऊपर से ऊष्मा दी जाती है, ऊपर से ऊष्मा दी जाती है। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसे कराने के लिए ऊपर से ऊष्मा दी जाती है वह अभिक्रिया कहलाती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे N2 + O2 अब प्लस 45 किलो कैलोरी तब बनेगा हम लोगों का NO। ठीक है, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो उसमें जब हम 45 किलो कैलोरी ऊष्मा देंगे तब जाके बनेगा हम लोगों का NO। तो देखिए इस अभिक्रिया को कराने के लिए हमें ऊपर से ऊष्मा देनी पड़ी, हमें ऊपर से 45 किलो कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ी तब जाके अभिक्रिया हुई। तो वह अभिक्रिया जिसे कराने के लिए उसमें ऊपर से ऊष्मा दी जाती है। तो देखिए ये अभिक्रिया कराने में हमने ऊपर से ऊष्मा दिया, तो ये अभिक्रिया कहलाएगी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। समझ में आया ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक, संक्षारण। संक्षारण क्या होता है। ठीक है, ठीक है, 8 नंबर है संक्षारण।
संक्षारण क्या होता है? संक्षारण, देखिए संक्षारण किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें कोई धातु, वायु, नमी या कोई अन्य रसायनों के संपर्क में आने पर धीरे धीरे झरने लगता है, वह अभिक्रिया का कहलाता है, वो अभिक्रिया कहलाता है संक्षारण। ठीक है, संक्षारण बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर में पूछता है संक्षारण किसे कहते हैं। ठीक है, या तो टिप्पणी लिखने के लिए कहा जाएगा, टिप्पणी लिखिए संक्षारण पर। ठीक है, तो संक्षारण किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें कोई धातु, वायु, नमी या अन्य रसायनों के संपर्क में आने पर धीरे धीरे झरने लगता है, झरने लगता है। ठीक है, संक्षारण किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें कोई धातु, वायु, नमी या अन्य रसायनों के संपर्क में आने पर धीरे धीरे क्या होने लगता है? झरने लगता है, तो वो अभिक्रिया कहलाती है संक्षारण। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि लोहा होता है, लोहा अगर थोड़ी सी वायु और नमी में रख देगा ना, तो कुछ दिनों बाद देखेंगे तो उसमें जंग लगने लगेगा, तो ठीक है, वो कहलाता है संक्षारण। ठीक है, अब देखिए वो अभिक्रिया जिसे कराने के लिए वायु, नमी, इतना तो समझ में आया कि वायु, नमी या अन्य रसायन। अब अन्य रसायन का मतलब कि मान लीजिए नींबू है, नींबू को अगर लोहे पर गिरा दें और उसे कुछ दिन के लिए छोड़ दें तो उस पर जंग लगने लगता है, और जंग लगता है तो भाई संक्षारण तो है ही है। तो इसके बचाव के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो देखिए संक्षारण के बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं? ठीक है, बचाव के लिए क्या करते हैं ना कि सबसे पहली बात तो पेंट कर सकते हैं। अगर लोहे पर पेंट कर देंगे तो संक्षारण जल्दी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? लोहे पर पेंट, जैसे पेंट लगाकर, पेंट करके या पेंट लगाकर। दूसरी बात है कि ग्रीस लगाकर, ग्रीस भी लगा देंगे तो संक्षारण जल्दी नहीं होगा। ठीक है, ग्रीस लगाकर। और तीसरी बात है उस पर कोई अन्य धातु की परत चढ़ाकर। ठीक है, क्या कर उस पर कोई अन्य धातु की परत चढ़ाकर। ठीक है, तो समझ में आया कि संक्षारण किसे कहते हैं? देखिए वो अभिक्रिया जिसमें कोई धातु, वायु, नमी या अन्य रसायनों के संपर्क में आने पर धीरे धीरे झरने लगता है, वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है संक्षारण। संक्षारण के बचाव के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? संक्षारण के बचाव के लिए उस पर पेंट कर सकते हैं, ग्रीस भी लगा सकते हैं, अच्छा उस पर कोई अन्य धातु की परत भी चढ़ा सकते हैं। तो ठीक है, संक्षारण समझ में आया। अब देखिए अगर आपको पिछले वीडियो देखना है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां पर जाकर उसका वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब